मैं आज हमारे बीच बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट आए हैं जो कई देशों में उन्होंने बिजनेस किया है और कई देशों में जॉब कर चुके हैं और बहुत से देश घूम चुके हैं। सबसे पहले मैं निश्चय पन्नावाला उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि उनने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हम लोगों को टाइम दिया। अब जो अगले अपने 40-50 मिनट होंगे उसमें हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छे जाएं। हम मतलब कि कुछ ऐसी बातें करें जो कुछ मतलब कुछ मीनिंग बना बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने जितना आपको जाना कि आप बुंदेलखंड जैसे एक मतलब जो देश के सबसे पिछड़े इलाकों में आता है, वहाँ से होते हुए आपने कई देशों की यात्रा की, वहाँ बिजनेस किया। और सबसे बड़ी बात, जो फॉरेन रिजर्व होता है अपने देश का, विदेशी मुद्रा होती है, आप अपने देश में भेजे, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। हम आपका बहुत बहुत थैंक्स बोलेंगे इसके लिए। तो आप बताइए, क्या आपने इस टाइप की कल्पना की थी अपनी लाइफ से कभी कि आपको इतना ज़्यादा मौके मिलेंगे? मतलब कैसा क्या था? थैंक यू निश्चय। जैसा कि आपने बोला कि मैं एक बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके से आता हूँ, तो ये बात सही है। बुंदेलखंड इंडिया का एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है और मेरी जो पढ़ाई हुई इनिशियली वो बुंदेलखंड में हुई, शासकीय माध्यमिक विद्यालय में हुई। ओके। और उसके बाद मैं नवोदय चला गया था कक्षा 6 से। ओके। और वहाँ पर मैंने 10th तक की पढ़ाई की। समहाउ मुझे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज हॉस्टल में रहना ये सब काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो फिर मैं 10th के बाद आ गया था, घर आ गया था। फिर मैंने 2 साल अगेन बुंदेलखंड से पढ़ाई की। तो ऐसा मेरा इनिशियली एक जो स्कूलिंग थी वो ऐसी रही मेरी। ओके जी। और आपने जो फॉर्मल डिग्रीज होती हैं उसमें क्या किया है? मैंने इनिशियल जो अपनी पढ़ाई होती है कक्षा 12 तक, ओके। तो उसके बाद मैंने बीबीए किया। मैं बताऊं कि मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं था। और मुझे ऐसा था कि मैं डॉक्टर बनूं, मतलब एक सपना था। वो सपना इसलिए था क्योंकि आसपास मेरे जो रिलेटिव्स थे, मेरे एक मामा डॉक्टर थे। और उस दिन डॉक्टर इंजीनियर सिर्फ यही हुआ करता था। तो मेरे मन में भी था कि ठीक है, साइंस लेके बायोलॉजी लेके क्यों ना डॉक्टर बना जाए। तो इसके लिए मैंने 11th और 12th में बायोलॉजी ली थी कि मैं डॉक्टर बनूं। और उसके बाद फिर मैंने इंदौर में मैंने अपना कोचिंग के लिए फ़ीस भी सबमिट कर दी थी, कुछ इनिशियल जो भी हो। तो मैं जाने वाला था इंदौर कोचिंग के लिए, बट अगेन कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे नॉन पर्सन्स थे, तो उन्होंने बोला कि देखो, डॉक्टरी और एमबीबीएस जिसको बोलते थे, तो वो एक बहुत ही टफ फील्ड है। बहुत सारे लोग जो कोचिंग कर रहे हैं 2-2 3-3 साल से, वो भी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो कि मैं श्योर हूँ कि मैं क्रैक कर लूँगा, उन्होंने कुछ ऐसा मुझसे पूछा। तो रियली इतनी श्योरिटी नहीं थी तब कि मैं रियली कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो एक मन में एक तो फिर मैंने सोचा कि बीबीए से क्या होगा, या मतलब एक अच्छी जॉब लगेगी, उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, अगर मैं बीबीए कर लेता हूँ तो फिर क्या होगा। ओके। तो उन्होंने बोला कि यार, बीबीए कर लोगे तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप एमबीए कर लोगे। तब एक्चुअली मैं ज़्यादा जानकारी नहीं थी मुझे बीबीए क्या होता है, एमबीए क्या होता है। लेकिन वो एक अच्छे स्टूडेंट थे और वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में थे तब। तो उन्होंने बताया कि अभी एमबीए कोर्स उनकी यूनिवर्सिटी ने भी लॉन्च किया है और इंडिया में बहुत जगह एमबीए जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर और प्रेस्टिजियस कोर्स है। तो उसके करने के बाद जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो रिक्रूटमेंट ले लेती हैं उनकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो मैंने कहा कि ओके, इट साउंड्स गुड। तो तो मैंने फिर अपने पापा से कहा कि ठीक है, मैं बीबीए कर लेता हूँ। तो मेरे पापा को भी इतनी कुछ जानकारी नहीं थी कि रियली क्या करना चाहिए, वो भी अनसर्टेन थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा तुम लोगों को उचित लगे। तो
हालांकि मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था कि उसके बाद रियली क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। उधर भी अनसर्टेनिटी थी, इधर भी अनसर्टेनिटी थी। ओके। तो मैंने कहा चलो अब कर लेते हैं। अगर जो बच्चे 2-3 साल से कोचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी नहीं हो पाता है एमबीबीएस में, और मैं इतना श्योर भी नहीं था कि मैं रियली कर पाऊंगा, तो मैंने कहा ओके लेट्स डू बीबीए। तो मैंने फिर एक ग्वालियर में कॉलेज हुआ करता है MLB, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, तो उसमें एडमिशन ले लिया बीबीए में। ओके। अब बीबीए करने के लिए जब ग्वालियर गया तो एवरीथिंग वाज ओके। जब कॉलेज में गया तो देखा कि एवरीथिंग लाइक द व्हाट यू कॉल इट, द लेक्चरर डिलीवरी, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। तो तब इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा लगा इनिशियली कि यार ये तो बहुत टफ है, कैसे मैं इसको समझूंगा, कैसे करूंगा। तो लेकिन अब जब कर लिया था तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं यार अब मुझे बीबीए नहीं करना है। मैंने कहा अब तो मतलब नीड टू डू इट समहाउ, जो भी हो तुम्हें समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ी सी मेहनत की, कुछ कोचिंग लगाई आउटसाइड इंग्लिश की, कि मेरी थोड़ी सी बेटर हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाए। तो उसके लिए फिर मैंने पढ़ाई करना शुरू की, लाइक इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगाने शुरू किए। तो उसको मैं पढ़ता था, फिर कुछ जो वर्ड्स होते थे जो नहीं आते थे उसको राइट डाउन करता था, उसको समझने की कोशिश करता था। फिर एक स्पोकन इंग्लिश जो क्लास हुआ करती थी, जो बहुत पहले बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, तो मैंने उसको भी ज्वाइन कर लिया कि चलो कुछ एक्सटेम्पर बोलने में एक मदद मिलेगी उसमें। तो ठीक था, उससे मुझे काफ़ी हिम्मत मिली, काफ़ी मोटिवेशन आया कि हाँ यार मतलब इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, थोड़ी मेहनत करेंगे तो ये सब आ जाएंगे। तो बीबीए हुआ। जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे, दे वर फ्रॉम लाइक सिंधिया स्कूल, दे वर लाइक फ्रॉम वेरी रिनाउंड स्कूल इन इंडिया। तो देयर इंग्लिश वाज लाइक ओ माय गॉड। तो जब वो बोलते थे तो मुझे और थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील होता था यार कि वेयर आई एम, व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्पीक लाइक दिस। तो ऐसा गया बीबीए में। तो बीबीए जब हो गई देन उसके लिए फिर मैंने सोचा कि अभी क्या एमबीए करना है, तो एमबीए की प्रिपरेशन की, एंड देन आई टुक एडमिशन इन वन ऑफ द कॉलेज इन पुणे। ओके। या तो मैं पूछ रहा था जैसे कि आपकी जो स्कूलिंग हुई वो हिंदी मीडियम से हुई? हाँ, स्कूलिंग मेरी हिंदी मीडियम से हुई। ओके। फिर उसके बाद आपने इंग्लिश किया? हिंदी मीडियम ऐसा है कि जैसे जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन थी वो हिंदी में थी टिल 6th। You can say till 6th, like we were just knowing ABCD और कुछ my name is this, my name, what is your name, something like this। उतनी इंग्लिश आती थी। हाँ। उसके बाद शायद और ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी। तो फिर जब नवोदय में गया तो उधर सब कुछ इंग्लिश में था, लेकिन somehow वो इतना इफेक्टिव नहीं था मेरे लिए कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, या वहाँ पर ऐसा कुछ वो नहीं था कि आप आई मीन आई वाज नॉट वेरी श्योर कि वहाँ पे कैसे पिकअप करना था या कैसे नहीं करना था। तो उस हिसाब से मेरी इंग्लिश उतनी इम्प्रूव नहीं हुई थी जितनी हो जानी चाहिए थी। तो आई कैन से लाइक 6, 7, 8, 9 लाइक 4 years, राइट। तो 4 years तक मैं नवोदय में था, एंड देन या 10th ऑल्सो, सो 6 to 10th इट्स 5 years। आफ्टर दैट आई वाज बैक टू माय होम टाउन। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे स्कूल था उसमें स्पोर्ट्स वगैरह हुआ करते थे क्या उस समय? स्पोर्ट्स हुआ करते थे, और जो बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो सब होता था कि आपको कभी मौका ही मिला? नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज होती थी। मैं तबला बजाना सीखता था। तबला? क्या बात है। तो थोड़ा बहुत मैं कभी कभार तबला बजाया करता था। हाँ। और एक बार शायद मैंने जो इवनिंग असेंबली होती थी, तो उसमें जो मेन जो साथ में थे मेरे सीनियर, हाँ। तो वो बजाते थे नॉर्मली,
तो शायद वो प्रेजेंट नहीं थे, तो ऐसा मुझे ध्यान है कि शायद मैंने उस दिन तबला भी बजाया था। क्या बात तो है। एक जो मेरी मैडम थी वो सिखाती थी, लेकिन शायद मैंने 1 साल तक ही सीखा, या 1 साल भी नहीं सीखा, कुछ महीने सीखा, उसके बाद फिर आई डोंट नो व्हाई आई हैव स्टॉप्ड इट, बट या आई कुड नॉट कंटिन्यू इट। अभी अगर सीखने का कभी मौका मिलेगा, सीखना चाहेंगे कि अब कोई ज़रूरत नहीं, अगर तबला सीखने का मौका मिलेगा तो फिर मैं शायद सीखना चाहूँगा। ओके ओके। यस। और गेम्स वगैरह वहाँ मतलब कोई खिलाते थे, कैसा मतलब? गेम सब होते थे वहाँ सब पे, होते थे। आप हॉकी खेल सकते थे, उधर आप क्रिकेट खेल सकते थे, आप फुटबॉल खेल सकते थे, लेकिन शायद मैं इतना स्पोर्टी नहीं था, ओके। तो मैं जो कुछ गेम्स इंटरेस्ट सब में लेता था, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर मेरा कोई वो नहीं था कि नहीं मैं मुझे इस टीम में रहना है। जैसे कभी कभार वो खो खो खेलते थे, फिर कभी कबड्डी भी खेलते थे, तो कभी क्रिकेट मैंने नहीं खेला और शायद फुटबॉल भी नहीं खेला, लेकिन हाँ ये दो चार गेम जो होते हैं जो वो मैं खेलता था। ओके, अच्छा है। और जैसे कि हॉस्टल रहता है, जैसे आप 6th क्लास में आपने बताया कि आप हॉस्टल चले गए, तो काफ़ी मुश्किल होता होगा कि फैमिली से अलग होना, मतलब हाँ, ऐसा रोना आता है बच्चों को, मैं देखता बिल्कुल, हूँ। ये ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा टॉर्चर था कि जब मैं 6th ग्रेड में जब चला गया, 5th ग्रेड कंप्लीट करके, ओके। तो जब मैं मॉर्निंग में उठता था तो मुझे सिर्फ ये रहता था कि मैं अपने घर में हूँ, और जब मैं उठता था सो के, तो पूरा जो एम्बियंस था उधर का, वो मुझे देख के एकदम रोना आ जाता था। रोना क्या, मैं लिटरली रोता था, और शायद वो रोने का सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने कंप्लेंट नहीं की अपने फैमिली से, किसी को बताया नहीं। शायद वो ब्रेन में ये था कि यार अभी तुम्हारा नवोदय में हुआ है, तो यू कैन नॉट कम बैक, तुम्हें आगे पढ़ जाना ही है। और कभी मेरी फैमिली वालों ने भी नहीं पूछा कि तुम वहाँ पे लाइक यू आर वेरी हैप्पी और नॉट, और वापस तो नहीं आना है, अच्छा तो लगता है। हाँ। और अगर पूछा भी होगा तो शायद मेरा आंसर यही होगा कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, इसलिए कभी मैं उस ड्यूरेशन में वापस नहीं आया। जैसे मम्मी पापा से आपको बात करनी रहती होगी, तो मतलब ऐसे रोज कॉल होता था कि कोई टाइम पीरियड फिक्स था, हफ्ते में नहीं, एक बार? तभी तो तब देयर वाज नो फोन, कब मतलब मेरे घर में भी फोन नहीं था, ओके। और मोबाइल तो तब चलते नहीं थे, हाँ। राइट। तो सिर्फ एक ही तरीका था मिलने का, मेरे पापा आते थे 1 महीने या 2 महीने में मतलब आप कभी। 2 महीने तक कुछ संपर्क ही में नहीं है हाँ, कि आप कोई, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल, कोई संपर्क में नहीं। गॉड, मैं तो तो कल्पना ही नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा कैसे हो ऐसा सकता है। ऐसा होता था। अभी आपको जैसे अपने पुराने स्कूल्स होते थे, उनको क्या बोलते हैं, गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल, हाँ। तो उसमें तो ये बोलते हैं कि जब बच्चे चले जाते थे तो वो पूरी पढ़ाई करके आते थे वापस, अच्छा। उसके पहले उनको कभी मिलना जुलना नहीं होता था उनकी फैमिली से। तो दैट वाज काइंड ऑफ मॉडर्न गुरुकुल, सेमी मॉडर्न गुरुकुल यू कैन से, कि जहाँ पे आप चले जाते हो, कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, सिर्फ हाँ चिट्ठी लिखने मिलती थी। अच्छा। मैं बराबर चिट्ठी लिखा करता था, शायद हर वीक चिट्ठी लिखा करता था पोस्ट कार्ड लेके। तब एक पोस्ट कार्ड चलते थे, कुछ अंतर्देशीय कार्ड और पोस्ट कार्ड, तो उस पर लिख के मैं बराबर घर भेजता था। तो बस यही एक तरीका था घर में कम्युनिकेशन का। और कभी कभार मेरी सिस्टर का लेटर भी आता था, तो बहुत खुशी होती थी पढ़ के। अच्छा। इधर सब कुशल मंगल है, सब कुशल तुम मंगल अपना है। ध्यान। सब कुछ ऐसे लगते थे, एकदम स्टीरियोटाइप जो लेटर्स हुआ करते थे। तो अच्छा। बहुत अच्छा था। और लेकिन लिटरली जो मेंटल स्टेटस थी, जो याद आती थी फैमिली की, वो एक रियली इट्स काइंड ऑफ टॉर्चर। और उसके लिए ही मैं आई फील दैट आई विल नॉट सेंड माय डॉटर एवर टू हॉस्टल। तो एक जो वो था, एक मुझे स्टिल आई डू नॉट फील गुड अबाउट इट। नहीं, मैं एक ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। उस समय, पुराने समय रैगिंग का खूब ज़्यादा चलन था, क्या उस टाइप का भी कुछ माहौल था कि? नहीं, नवोदय में रैगिंग कुछ नहीं था। नवोदय में लाइक इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट स्कूल। ओके। तो उधर जो सीनियर्स थे, आप वो कभी भी किसी को ऐसे परेशान ना करते थे, और ना ही उनको करने की कोई इजाज़त थी। तो
that was मतलब we were like living very happily with seniors with juniors. Like वहाँ पे एक हॉस्टल में जो डोरमेट्रीज हुआ करती थी तो उसमें सब रहते थे. सीनियर का भी वहीं पे बैठ होता था, जूनियर्स का भी वहाँ बैठ होता हुआ करता था. तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो कुछ काम कराएं आपसे या कुछ. तो वो सब ठीक था. जैसे आपके जो बचपन या पुराने दोस्त थे, क्या वो आपसे आज भी उनसे बातचीत होती है आपकी, मतलब ऐसे कभी? मेरे जो होम टाउन के मेरे जो फ्रेंड्स हैं तो डेफिनेटली आज भी वो मेरे टच में हैं. उनसे फ़ोन पर बात भी होती है. और जब भी मैं घर जाता हूँ तो मैं आई मेक श्योर कि मैं उसी दिन उनको कॉल कर दूँ. क्योंकि अगर मैंने एक दिन भी कॉल नहीं किया तो वो मुझसे कंप्लेन करते हैं कि अच्छा. इतने दिन पहले से आ गए और अभी तुम्हें याद आ रही है. तो मैं ऐसे मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो इसको मैं हमेशा कॉल करता हूँ. एंड वी रियली हैव फन व्हेनेवर आई गो माय होम टाउन बैक. और जैसा आप पुणे से एमबीए किए, पुणे तो काफ़ी अच्छा शहर है और काफ़ी मतलब जी. और उस बार ये था कि जब मैं पुणे गया तो आई थिंक पुणे शायद मेरा सबसे अच्छा शहर था जो मैंने देखा था ग्वालियर के बाद. ओके. ग्वालियर के बाद हाँ मैं शायद एक बार दिल्ली रहा था ग्वालियर के छोड़ने के बाद एक प्रिपरेशन के लिए कि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए एमबीए के लिए. तो तब मैं 5-6 महीने दिल्ली रहा था. तो दिल्ली एक शहर था और उसके बाद पुणे. तो पुणे जब आया तो बहुत अच्छा था. वो वहाँ के जो रोड्स थे और वहाँ का जो रेस्टोरेंट्स और पूरा एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही अच्छा था. और जैसे पुणे में आपने मतलब क्या किया है, उस कोर्स का क्या नाम है? मैंने PGDIT किया है. दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल ट्रेड. ओके. तो जो टॉप MBA इंस्टीट्यूट हैं अपने इंडिया में, हाँ. एक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड आई थिंक IFS. IFT. Not IFT, it's IIFT I think. Yeah. Indian Institute of Foreign Trade something. तो वो एक इंस्टीट्यूट था और 2-4 इंस्टीट्यूट और थे जो कि फॉरेन ट्रेड में MBA कराते थे. तो मैंने फिर हालांकि वो कॉलेज में कभी मतलब एडमिशन नहीं हुआ. तो एक पुणे में जो मैंने जहाँ से MBA किया हुआ है और डिप्लोमा किया हुआ है इन इंटरनेशनल ट्रेड, उस कॉलेज का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च IMDR. तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है. आई थिंक इट्स द पायोनियर इंस्टीट्यूट इन पुणे फॉर ऑफरिंग MBA कोर्सेज. तो उधर से मैंने PGDIT किया है. 2004 में मैंने कंप्लीट कर लिया था. अच्छा, आपने कर लिया. जैसे आपको कभी ऐसे टीचर्स मिले हैं जो आपको लगता है हाँ मतलब कि उन्होंने आपकी लाइफ की ग्रोथ में खूब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है? अगर आपको लगता है हाँ वो टीचर बहुत अच्छा है तो उसने मेरी बहुत हेल्प की, मोटिवेट किया, ऐसे टीचर्स आपको कभी मिले हैं क्या? मेरे समझ से सारे टीचर्स ही ऐसे होते हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं. ओके. अब मेरे बचपन के जो टीचर्स थे वो भी मुझे आज तक याद हैं. जब मैं अपने गांव वापस जाता हूं और कभी दिख जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. और जो मैं MBA जब मैंने किया है तो उस समय मेरे एक मंडल सर थे जो कि काफ़ी अच्छे थे. बहुत मज़ा आता था उनके साथ पढ़ने में. जो वो पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, तो काफ़ी अच्छे थे. फिर क्लास के बाद हम लोग साथ में बैठ के चाय पीते थे. तो ही वॉज लाइक अ फ्रेंड, नॉट लाइक अ टीचर. तो वो काफ़ी अच्छे थे. और भी कोई टीचर थे जिन्होंने मेरी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने में भी मदद की. उन्हें लगता था कि कुछ 2-4-5 स्टूडेंट्स हैं जिसको कि नीड है थोड़ा सा इम्प्रूव करने की. तो उन्होंने बोला कि यार आप लोग एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हो और क्लास के बाद हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करेंगे. आप कुछ एक्सटेम्पर कुछ स्पीच दो, कुछ समझो, कुछ हम लोग भी आपको बताएंगे कैसे कैसेट सुन के कि कैसे बोला जाता है क्या है. तो उन्होंने भी काफ़ी मदद की. वो मेरे मतलब 3-4 फ्रेंड्स थे जो कि हम लोग ये सब ट्राई करते थे. तो वो भी लाइक सो आई थिंक देयर आर टीचर्स हु ऑलवेज ट्राई टू मेक पुश यू फॉर बेटरमेंट. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दैट. और मैं आपसे पूछ रहा था
कि जैसे जो टीचर्स हैं आपके, आपने सर का नाम बताया, क्या उनसे बातचीत वगैरह होती है कि? हाँ हाँ, मेरी मंडल सर से कभी कभार अभी भी बात होती है। ओके। शायद 6 महीने में एक बार उनसे हाय हेलो हो जाती है व्हाट्सएप पे या किसी और दूसरी मीडिया से। तो आई थिंक ही इज़ डूइंग वेरी गुड। ही वाज इन कोटे दे आइवर, जो कि अफ्रीका में है। आफ्टर लिविंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च, आई थिंक उन्होंने एक जॉब ज्वाइन की थी, तो वहाँ पे काफ़ी साल रहे और तब भी मेरी बात होती थी उनसे। ओके। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते नहीं, थे। अच्छी बात है। मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूँ, वो मतलब कि एक समय के बाद टीचर से संपर्क में ही रहते हैं। ये बात अपन भी कह रहे हैं, जो अपने ऑनरेबल पीएम है मोदी जी, उनके मुंह से भी मैं सेम बात सुना था। उन्होंने भी इस बात को बोला था कि भारत में 99% बच्चे उसके बाद कभी टीचर से संपर्क मतलब बातचीत नहीं करते हैं। वो याद कर लेंगे, हाँ, लेकिन कभी मतलब कि ऐसे बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि उन टीचर्स के साथ में ज़्यादा बच्चे कनेक्शन में रहते हैं जो कि एज अ फ्रेंड इंस्टीट्यूट में रहते हैं। और वो टीचर जो शायद सिर्फ पढ़ाने के लिए आते हैं, लेक्चर दे के फिर चले जाते हैं, वो शायद स्टूडेंट्स उनके टच में नहीं रहते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा एक सजेशन भी है टीचर्स को कि try to be friends with your students. Just don't come and give lecture and go. Spend some time with them, laugh with them, and try to make friend whenever it is possible, whenever you have time. तो उससे क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन रहेगा, जो कनेक्शन रहेगा, आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। हाँ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने क्लासरूम में मतलब कई बच्चों से मिलता हूँ। मतलब कि जो स्कूलिंग तो उस समय भी मिला, और आज भी जो कॉलेज में पीजीबीएम प्रोग्राम कर रहा हूँ, और मतलब कोइंसिडेंस मान लीजिए मैं भी आप ही के कॉलेज से हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे को आज तक, मैं कम से कम इतने बच्चों से मिल चुका हूँ, आज तक कोई बच्चा मेरे को ऐसा ही मिला कि जो बोलता हो मेरे को टीचर बनना है। जो मैं और मैक्सिमम टीचर्स का भी देखता हूँ, उनसे जब बातचीत होती है वो अफसोस करते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं ऐसी जॉब कर रहा था, वहां मजा ही आ रहा था, तो मैं टीचर बन गया। तो मतलब कि बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं। तो शायद इसीलिए आज भी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट इसकी जरूरत है। और ये भी अपने देश में जो टीचर को रिस्पेक्ट कई देशों में मिलती है, शायद अपने देश में अभी भी इतना अच्छा नहीं है। हाँ, निश्चय तुमने सही बात बोली कि आपने जो टीचर्स को अपने देश में रेस्पेक्ट मिलती है, वो शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी दूसरे देशों में मिलती है। दैट इज रियली रियली ट्रू। और दूसरे जो देश हैं उसमें एक और बात है कि वो टीचर्स को ना बहुत अच्छा पेमेंट देते हैं। लेकिन इंडिया का एक ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि वहाँ पे टीचर्स की सैलरी बहुत कम होती है, और वो ही टीचिंग जॉब करना चाहते हैं जिसको कुछ नहीं और करने को मिलता है, कि उसकी जॉब नहीं लगी तो फिर टीचिंग लाइन में आ जाते हैं, या कोई और वजह हो जिसकी वजह से वो टीचिंग लाइन में आते हैं। लेकिन विलिंगली पैशन के साथ में शायद बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि टीचिंग जॉब करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक देयर some need for improvement। एक जो फंडामेंटल होता है किसी भी चीज़ का, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को दे शुड अंडरस्टैंड दैट अगर आप टीचर्स अच्छे स्टूडेंट हो और अगर आप टीचर बनते हो तो आप अपने जैसे कितने को और बना सकते हो। तो एक बहुत ही नोबल जॉब है जहाँ की जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं दे शुड थिंक अबाउट समथिंग लाइक दिस। और जब आपको अगर पेमेंट अच्छी मिलती है इस जॉब में, तो आई थिंक देयर आर स्टूडेंट्स हु वांट्स टू बी टीचर्स। लेकिन अगर आपको सपोज पेमेंट इसमें 1/10 है, आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो तो उसमें 10 times मोर ग्रोथ है, तो ये एक इशू है जो कि एक हिंड्रेंस पॉइंट है
स्टूडेंट्स को टीचिंग जॉब में आने के लिए। तो अपनी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि लाइक दे शुड हाउ टू से दे शुड encourage students to be in teaching field and the private institutes also। हमारे यहाँ पे इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं कि वो जो हायर करते हैं टीचर्स को उनको कम से कम सैलरी पे हायर करने का सोचते हैं। तो एक आपको ना तो आप क्वालिटी एजुकेशन दे पाते हो और ना ही आप स्टूडेंट्स को एनकरेज कर पाते हो उस फील्ड में आने के लिए। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे लिए। तो जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट मतलब कि आपने सॉल्यूशन भी दिया है और बात जो बोली है एकदम सही बोली है। इसमें मतलब कि विचार करना चाहिए। या डेफिनेटली ये एक बहुत, क्योंकि देखो मैं ऐसे आपने शुरू में बोला था कि मैं कई कंट्रीज में रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारी कंट्रीज नहीं, लेकिन मैं जैसे इंडिया का एक्सपीरियंस है मुझे रहने का, मुझे थाईलैंड का एक्सपीरियंस है रहने का, देन आई मूव्ड टू चाइना। तो मुझे इस 3 कंट्रीज में रहने का एक्सपीरियंस है और मैंने विजिट और कंट्रीज की हैं। आई विजिटेड अराउंड 13 कंट्रीज इन टोटल। तो जहाँ जितना मैंने देखा है, जैसे मैं चाइना की बात करूँ तो वहाँ पे टीचर्स को इतना रेस्पेक्ट मिलता है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट पेरेंट्स ऑल्सो। उनको एंड ऑफ द ईयर एक जो उनका स्पीच होता है वो पूरा रेड एनवेलप में लिख के वो टीचर्स के लिए अच्छे शब्द बोलते हैं वहाँ पे। the parents, they come and they really appreciate their teachers, they give thanks to them। तो एक जब समझ में आता है तब समझ में आता है कि ये एक कितना अच्छा सिस्टम है कि आप टीचर्स को इतना एनकरेज कर और इतना रेस्पेक्ट दे रहे हो, आप स्टूडेंट्स के सामने अपने टीचर्स को इतना प्रेज कर रहे हो। तो एक स्टूडेंट्स में भी, बच्चों में भी एक एक अच्छी चीज़ डेवलप होती है, दे गेट गुड हैबिट्स आउट ऑफ इट। तो आई थिंक ऐसा ही दूसरी कंट्रीज़ में होता है, चाहे आप सिंगापुर को देख लो या फिर और दूसरी लाइक साउथ कोरिया या दूसरी कंट्रीज़ को देख लो, जहाँ पे टीचर्स को बहुत रेस्पेक्ट मिलता है। नहीं, एकदम सही बात है, मिलना भी चाहिए। अपन उस देश से आते हैं कि जहाँ पे बोला जाता है गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब इतनी अच्छी बात जिस देश में बोली गई हो, मिलनी चाहिए। यस, और लाइफ में गुरु को हमेशा साथ लेके चलिए, उसकी रिस्पेक्ट करके चलिए। यस, गुरु के बिना जीवन जीना बहुत। अब देखिए जैसे इंडिया में, मतलब आप अपना पास्ट देखिए, एंशिएंट इंडिया में क्या था, गुरुकुल हुआ करते थे। वहाँ पे गुरु को इतना ट्रस्टवर्दी माना जाता था कि वहाँ के जो किंग्स थे या बड़े बड़े जो भी लोग थे जो गुरुकुल में भेजते थे, वो सालों साल अपने बच्चों से मिलते नहीं थे, वो सिर्फ बच्चों को गुरुकुल में डाल दिया करते थे। तो उनके लिए गुरु ही सब कुछ थे कि ये गुरु हैं, ये मेरे बच्चे को बना के एक इंसान बना के छोड़ेगा। तो इतना ट्रस्ट था। और उसके बाद जो उसके बाद आप देख लो 10 मतलब लेटर ऑन जो भी स्टेजेस रहे अपने सेंचुरीज अगो एंड ऑल, तो तब भी हमारे जो गुरुज थे वो कितने इंटेलिजेंट हुआ करते थे। अपने पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ की दूसरे देशों के लोग आते थे अपने यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड। तो हमारा यहाँ तो लाइक वी वर अ कंट्री वेयर जो गुरुज थे उनको पहले स्थान पर रखा जाता था। तो आज क्या ऐसा चेंज हो गया है? वाई द मेंटालिटी हैज बिकम सो पुअर वेयर टीचर्स आर नॉट गेटिंग enough respect and government is not encouraging students to be teachers, and why the remuneration of teachers are so less, and why there is no check that the teachers having a particular skill or not। अभी आप गांव में जाओगे तो देखोगे कि जो टीचर्स हैं लिटरली उनको नॉलेज बहुत कम है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स को ऐसा होना चाहिए कि आपको जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, जिस क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, उसमें आप थॉरो हो। टीचर्स को
बाहर का नॉलेज भी होना चाहिए, अंदर का नॉलेज भी होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ जीके का क्वेश्चन पूछा या कुछ पूछा, तो जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है एटलीस्ट उसको, उससे तो टीचर्स को अवेयर होना चाहिए। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे देश की कि इधर बहुत सारे टीचर्स जो कि बेसिकली आई कैन से जो गांव में रहते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है। हाँ वो शायद जो भी रीज़न हो कि वो, हाँ, रीज़न जो भी हो, मैंने आपको एक और बात बताई, जैसे जो गांव में मतलब जो थोड़ा जिन्हें नॉलेज है वो गांव में जाना ही चाहता है। करेक्ट। अभी मैं देख रहा था जैसे जो एमबीबीएस है, तो उसमें जैसे गवर्नमेंट ने आपकी फीस भरी, एमबीबीएस किया, गवर्नमेंट आपसे बॉन्ड साइन कराती है कि आप 5 साल गांव में सर्विस देंगे। आदमी 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपए फाइन देने तैयार है, पर लेकिन वो गांव में सेवा ही देना चाहता है। तो मतलब इसमें क्या है, टीचर्स की गलती सिस्टम की होती है, और सिस्टम में अपन सब आते हैं। तो इसमें भी मतलब अपन को करना चाहिए कि देश अपना है, सब कुछ अपना है, अपन लोग अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कैसे आगे चलेगा। मुझे लगता है कि इसमें एक सिचुएशन है कि जैसे सपोज आप डॉक्टर बनते हैं, तो आप डॉक्टर को लाइक यू शुड हायर मोर एंड मोर डॉक्टर इन गवर्नमेंट जॉब्स। अभी क्या है, डॉक्टर्स आर फ्री, आइदर दे स्टे इन सिटी और दे स्टे इन विलेज, इट इज अप टू देम। लेकिन जब आप बहुत सारे डॉक्टर्स को हायर करते हो अपने हॉस्पिटल्स के लिए, देन इट इज अप टू यू वेदर यू सेंड देम इन अ विलेज और यू कीप देम इन सिटी, राइट। जैसे अब आपके पास है, सपोज कोई स्टूडेंट्स हैं जो कि टाउन से आते हैं या छोटे सिटी से आते हैं, छोटे गांव से आते हैं, तो दे आर क्वाइट ओके, उनको एक हैबिट होती है गांव में रहने की या छोटे शहरों में रहने की, तो उनको ऑप्शन आप दे सकते हो। अगर नहीं होता है तो इट शुड बी अ सिस्टम कि आप जिसको गांव में भेजते हो वो गांव में रहेगा, जो शहर में भेजते हो वो शहर में रहेगा। आप उसका रेम्यूनरेशन में भी इट कैन बी इक्वल, जो गांव में भी रहता है, either you can pay them more, little bit more, because they have to stay in some lack of lot of how to say facilities, right। तो जो गांव में रहते हैं उनको फैसिलिटी उतनी नहीं मिलती है, जो शहर में रहते हैं उनको फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, तो आप उसको बैलेंस भी कर सकते हो रेम्यूनरेशन से। तो बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं जो कि एक्चुअली नहीं होती हैं, एंड मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती है कि इतना क्या डिफ़िकल्ट है एक बैलेंस बनाने में, और उस चीज़ को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, जो कि इतना टफ नहीं लगता है देखने में कि ये कुछ एक इम्पॉसिबल सी टास्क हो। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी चीज़ नहीं है अगर इस पर गवर्नमेंट फोकस करे तो। और अगर उनके हॉस्पिटल्स ए क्लास हैं, सपोज अगर आप गांव में इतना अच्छा हॉस्पिटल खोलते हो जिसमें कि क्लीनलीनेस बढ़िया है, बेड्स अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है, और एक प्रॉपर प्लेस पे है आपका एक हॉस्पिटल है, तो एक अच्छा डॉक्टर क्यों नहीं जाना चाहेगा उधर। अगर आप उसको सारी फैसिलिटीज़ देते हो, आप उसके लिए अच्छा क्वार्टर बनाते हो उधर, सेफ्टी इंश्योर करते हो कि उनकी सारी फैमिली सेफ है, सब लोग सेफ हैं, तो क्यों नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, नहीं, आपने पॉइंट तो बोला है, और क्या कई रीजंस रहते हैं। एक तो रीज़न क्या रहता है, जो उसकी फैमिली रहेगी वो हमेशा चाहता है कि उसकी फैमिली को अच्छा मिले, अच्छी स्कूलिंग मिले उसके बच्चों को, और जैसे उसकी जो वाइफ है या पार्टनर है उनको शॉपिंग करने के लिए अच्छा मिले। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कुछ रीजन है कि इस रीजन से कोई रुकेगा। अगर आप इंश्योर करते हो कि आपके गांव में अच्छी एजुकेशन है, सपोज अगर आज इंडिया के सारे गवर्नमेंट स्कूल इक्वली गुड हैं एजुकेशन में, तो गांव और शहर के टीचिंग स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, राइट। वहाँ के स्टूडेंट्स भी उतने ब्रिलियंट होंगे जितने शहर के होते हैं। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग में अगर आप देखो तो गांव के स्टूडेंट्स ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं वनस्पत शहर के। रीज़न ये है क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स यू कैन से सिंस बिगिनिंग दे आर लाइक दे गेट एवरीथिंग वेरी फ्री, लाइक खेलते खूब हैं, फन खूब करते हैं, तो उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो शायद बेटर रहता है।
तो अगर आप उनको अच्छी फैसिलिटी देते हो स्कूल में, उतना ही अच्छा टीचर्स देते हो जितना शहर में है, या उतनी अच्छी फैसिलिटी देते हो जितनी शहर में है, तो शायद एक बैलेंस बनता है और कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार शहर में अच्छा स्कूल है तो मैं अपनी फैमिली को शहर में रखूँगा. देयर स्टूडेंट्स और देयर किड्स कैन एंजॉय इन अ विलेज स्कूल ऑल्सो. ये आपने एकदम सही पॉइंट बोला है. अपन ने अभी करीब अपना 25 से 30 मिनट हो गए. बहुत अच्छी बातें की हैं आपने. जो पॉइंट्स बोले हैं वो कुछ वैल्यू ऐड करते हैं. बहुत अच्छा, मतलब कि आपने कई काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है. अपने देश का ही किया, आपने अलग जगह जाके किया है. जी. तो जो पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे बोले हैं. मतलब कि मैं खुद चौंक गया कि इतनी अच्छी बातें किया. पर लेकिन हम आपसे अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं. क्या आप हमको बताएंगे आपने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम क्या था? आपको एकदम लगता हो, मतलब जो खुशी कहते हैं जो हुई हो, वो आपको कैसा, मतलब कि क्या था? तो शायद मेरी लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट एक नहीं 2-3 रहे होंगे. अच्छा. जैसे शायद 100 रहे हैं आपके. थैंक यू. आपके पास भी बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आए जहाँ पे आप हैप्पी ही रहें. और मूवमेंट और विदाउट मूवमेंट यू शुड ऑलवेज स्टे हैप्पी. तो अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर मूवमेंट्स की बात करें कि जहाँ पे लाइक यू गेट क्वाइट अ गुड हैप्पीनेस इन योर माइंड, तो शायद एक रहा होगा जब मैं नवोदय में सिलेक्ट हुआ था 6th ग्रेड में. ओके. तो दैट टाइम इट कुड बी लाइक बिकॉज एक ड्रीम था वहाँ पे. तब मुझे पता नहीं था कि नवोदय में जाने के बाद एक टॉर्चर वाला टाइम आ जाएगा. लेकिन उसके पहले लगता था कि यार इट्स गुड, अगर मैं हो गया तो I will be having like people will praise me that wow this is student good like this. नहीं, तो शायद वो इसलिए नहीं कि मुझे कुछ करना था, वो सिर्फ शायद इसलिए था कि लोग बाग मुझे बोले कि अरे वाह ये बच्चा तो इस नवोदय में चला गया, समथिंग लाइक दिस. तो शायद एक वो मोमेंट था. फिर दूसरा मोमेंट ये रहा होगा कि जब मैं IMDR में जब मैं PGDIT में मेरा सिलेक्शन हुआ था. अच्छा. तो लगता था यार वाह मुझे एक पुणे का कॉलेज मिल गया है जो कि काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज हुआ करता है. और उस समय भी बहुत अच्छा कॉलेज था और शायद आज भी बहुत अच्छा कॉलेज है. तो वो भी एक बहुत ही खुशी का टाइम था. फिर जब जॉब लगा तो डेफिनेटली दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट. आई थिंक अमंग दीज 3 दैट शुड बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट. एंड तब जब मेरी जॉब लगी थी तो आपको बता दूं तब मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, क्योंकि तब शायद 1-2 साल पहले या 4 साल पहले ही मोबाइल आए थे. तो इतने प्रचलन में नहीं थे. और रखते थे स्टूडेंट्स, मेरे क्लासमेट्स के पास भी बहुत लोगों के पास मोबाइल हुआ करते थे. शायद हम लोग 3 या 4 स्टूडेंट्स थे या 5, उनके पास मोबाइल्स नहीं थे. तो आई वॉज वन ऑफ देम. लेकिन मतलब मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि यार नहीं होना ही चाहिए, ऐसा कुछ था नहीं. तो जब जॉब लगा तो 2 ही इच्छा थी कि यार एक अपने पास मोबाइल होना चाहिए और एक मोटरसाइकिल होना चाहिए. तो जब मेरी जॉब लगी तो शायद फर्स्ट सैलरी से मैंने एक मोबाइल लिया था. और आफ्टर 4-5 मंथ्स लेटर मैंने फिर मोटरसाइकिल खरीदी थी. तो दिस वाज लाइक वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट. क्या बात है. और तो मतलब कि ऐसा कोई मुश्किल या चैलेंजिंग टाइम आपको ऐसा कुछ याद है क्या? सी चैलेंजिंग टाइम आई कैन से इट कुड बी इन बिटवीन ऑफ स्टडी. एज सच मतलब इतना कोई चैलेंजिंग नहीं था. मतलब चैलेंजिंग था लेकिन ऐसा कोई इम्पॉसिबल सा टास्क नहीं था कि जो मुझे डिस्करेज कर दे कंप्लीटली या जो मुझे पूरा डिस्ट्रेस में डाल दे. तो ऐसा कुछ नहीं था. एक यू कैन से लैक ऑफ बेटर कम्युनिकेशन जो थी वो एक चैलेंजिंग सा टास्क लगता था मुझे कि इसको मैं कैसे ओवरकम करूँगा. तो थोड़ा सा फियरफुल एटमॉस्फेयर था मेरे लिए कि यार सब कोई इतना अच्छे से कम्युनिकेशन कर लेता है. दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश. मेरी तो कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, अभी मैं कैसे करूँगा, मेरी जॉब कैसे लगेगी. तो ये सब था. और ये एक रियली एक थोड़ा सा एम्बेरेसिंग सिचुएशन थी
जो कि टाइम टाइम पे हिट करती रहती थी मेरे माइंड को, लेकिन शायद उतना मैं स्ट्रेस लेता नहीं था, जब शायद स्टूडेंट्स उतना स्ट्रेस लेते भी नहीं थे तब। तो वो चलता रहता था कि ठीक है यार, हो जाएगा, जितना है ठीक है। वो मेहनत करता जाता था मैं, और ट्राई करता था कि अपने सब्जेक्ट्स पर और अपनी जो पढ़ाई की कर रहा हूँ मैं, उसका नॉलेज मुझे ठीक से हो, जिससे कि मैं किसी इंटरव्यू को फेस कर सकूं। तो वो एक मेरा ठीक था। तो यू नो दैट्स हाउ इट्स मेंट। एंड उसके बाद तो मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं है कि कुछ चैलेंजिंग टाइम मेरे लिए इतना कुछ हो। ओके, हम प्रार्थना करते हैं आपका हमेशा ऐसा गोल्डन टाइम चलता रहे। थैंक यू सो मच। एकदम। जैसे मैं आपको मतलब पूछता हूँ अगला क्वेश्चन, जैसे कि बच्चा रहता है, अगर वो चलना सीख जाता है तो शायद उसके लिए सफलता है। या और जो सफलता के क्राइटेरिया हैं समय के साथ बदलते हैं, हर 2-3 साल में बदलते हैं। तो आपका भी ऐसा भी कोई क्राइटेरिया है आप, या फिर अब मतलब कि आपने जितना अचीव कर लिया उतने से आप खुश हैं? शायद ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कभी भी अपने अचीवमेंट पे प्राउड नहीं करता हूँ। अपने अचीवमेंट पे मैंने कभी इतनी खुशी जाहिर नहीं की। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, यू नो। एक लैडर है जो आपको चढ़ती ही जानी है। और शायद वो लैडर तब खत्म होती है जब यू नो वी आर नो मोर, समथिंग लाइक दिस। तो तब तक कुछ ना कुछ चलता रहता है। इवन व्हेन यू आर ओल्ड, तब भी शायद यू हैव समथिंग टू डू, यू नो। जैसे मैंने देखा है, मेरे जो मेरे पापा के ब्रदर हुआ करते थे, जिनको मैं कक्कू बोलता था। तो वो भी लाइक यू नो कुछ ना कुछ करते रहते थे। वो ऐसा नहीं है कि घर शांति से बैठे हों आराम से, वो जाके यू नो खेती किसानी। और वो ऐसा भी करते थे कि हम लोगों को कुछ पैसा देते थे, बोलते थे इसको बैंक में डाल देना, ये तुम्हारी बेटी की शादी के काम में आ जाएंगे। तो उनको भी तब जबकि वो 90-95 ईयर्स के थे, तब उनको ऐसा लगता था कि यू हैव दिस मनी, आई एम गिविंग यू, यू जस्ट पुट इट इन द बैंक, इट विल हेल्प यू सम टाइम। तो शायद ये एक यू नो प्रोसेस है जो आप यू ट्राई टू डू समथिंग यू नो बेटर एंड बेटर। तो like I'm okay, I'm happy that what I have today, I'm very happy, very satisfied, but not satisfied in sense that I should stop something today and you know should not think for tomorrow to do something better. हाँ, नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि जब अपन लोग अच्छा करते हैं अपना तो अच्छा होता है, अपन लोग 4 लोगों को और अच्छा होता है। 4 लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी फैमिली के काम आता है, और इसी से अपन अपने देश का विकास करेंगे, दुनिया का विकास करेंगे, और करना भी चाहिए। और मेरे लिए भी ऐसा है, मेरे और मेरी वाइफ दोनों की ये विचार हैं कि ठीक है, आपने अपने लिए तो कमा लिया, लेकिन यू हैव अदर पीपल ऑल्सो अराउंड यू, यू नो, यू शुड ऑल्सो हेल्प देम। मे बी दे आर नॉट दैट वेल टू डू कि वो शायद फ्यूचर में अपने बच्चों को बहुत अच्छी से एजुकेशन करा सकें। इतनी कॉस्ट बढ़ रही है, अगर वो किसी और बड़ी स्कूल में पहुंच गए तो उनको कौन पढ़ाएगा। तो ये भी एक हम लोगों के विचार बहुत मिलते हैं कि वी शुड हेल्प द पीपल अराउंड यू। वो उसकी फैमिली के भी, मेरी फैमिली के भी, सभी लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मैं कैसे करूँगा, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, जितना कमाओ मे बी वो कम है, क्योंकि आपकी नीड शायद डबल स्पीड से या ट्रिपल स्पीड से बढ़ रही हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा वी डोंट नो। अगर आज नहीं कमाओगे तो अचानक से कुछ नीड आ जाती है, तो फिर आप उसको कैसे टैकल करोगे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इतना सेटिस्फाइड भी नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि नहीं बहुत है मेरे लिए। अगर आप कर सकते हो तो करना चाहिए। नहीं, सही बात है।
नहीं, और दूसरों को लेके चलो। जो एक कवि हुए हैं मैत्री चरण गुप्त करके, बिल्कुल उन्होंने एक मनुष्यता करके एक पोयम लिखी है। उसमें एक इस टाइप की लाइन है आती है, यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चढ़े, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वाह, क्या बहुत मतलब अच्छी उनने बात इस लाइन को लिखा है कि आप अपना अपना मत करिए, मैं मत करिए, राइट। आप सोचिए कि हम और लोगों को कैसे अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इस टाइप के हैं। और जैसे अभी आपका कोई सपना है, आप मानते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मैं बहुत अपने आप को मतलब हैप्पी मानूंगा, या फिर कुछ इस टाइप का है क्या, फैक्ट्री लगाने का या कुछ? आपने बहुत अच्छी बात बोल दी। ये एक क्या बोलते हैं, एक कीड़ा है जो हमेशा चलता रहता है मेरे माइंड में कि अब शायद कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आ सकूं। अब मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आना करना तो इजी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करके उसको सक्सेसफुल बनाना एक रियली बहुत चैलेंजिंग है, जिसके लिए आपको बहुत बड़ी स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक चीज़ है, एक सिचुएशन है जो कि हमेशा मेरे माइंड में रहती है कि आई शुड डू समथिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, आई शुड डू whatever it is. I mean, I'm not bound to one field. I keep on dreaming about many projects and many things. So I hope that one day that dream may come true. I'm wishing for that. I pray for that. So I think that day maybe I will be very happy. आपने आज बोला है वो आएगा। So that would be the moment where I will feel that yes, I'm at cloud 9. अच्छा, और ऐसे जैसे मम्मी पापा ने ऐसा आपको कोई लाइफ लेसन दिया हो जो आपको ऐसे आप बताना चाहते हो, ऐसा कुछ पॉइंट आपको, हाँ उन्होंने ऐसा बोला था, कुछ इस टाइप का है क्या? ऐसा शायद ही मुझे कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे मम्मी और पापा ने हमेशा एक अच्छी लाइफ जी है। मैंने कभी भी उनके बीच में कोई ऐसा तू मैं नहीं देखा मेरी जिंदगी में कभी भी। और शायद ही कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि उनके बीच में तू मैं हुई हो। तो एक चीज थी। दूसरा उन्होंने कभी भी शायद हमेशा एनकरेज किया कि आप एक राइट पाथ को फॉलो करो, आप अपने रिलीजन को फॉलो करो, आप अपने जो घर वाले हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट करो। और उन्होंने भी शायद जो हमारे दादा थे और भी जो एल्डर्स थे हमारे फैमिली में, तो पापा को देखता था मैं, वो हमेशा उनकी हेल्प करते थे, हमेशा ट्राई करते थे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने बचपन से देखा है कि इतने अच्छे सब मिलजुल के रहते थे, इतने अच्छे संस्कार थे वहाँ पे सब लोगों के बीच में। तो उसकी वजह से शायद हम लोगों को एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला। तो दो ऐसे सच पापा की मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं यू शुड डू समथिंग लाइक दिस देन ओनली यू वुड बी सक्सेसफुल, बट वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि शायद हर एक एक्टिविटी वहाँ की थी, वो एक टीचिंग थी, एक अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट था जो आपको मिलता रहा एंड इट कीप ऑन बिल्डिंग यू अप फ्रॉम इनसाइड एज अ बेटर ह्यूमन। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब कि जैसे कि मेरे को मालूम चला कि आपने कई सालों तक जॉब की, पर लेकिन आज आप करेंट बिजनेस कर रहे हैं। तो जब आपने बिजनेस चालू किया तो कुछ घबराहट टाइप की थी, मतलब कि रहता है कि जॉब अच्छा है, थोड़ा चैलेंजिंग उस समय कुछ दिमाग में था, या किसने आपको इतना सपोर्ट किया, कुछ इस टाइप का था? इसमें आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जॉब छोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक आपको इजी मनी की हैबिट हो जाती है कि आपको एंड ऑफ द मंथ इतना मिल रहा है और जब आपकी सैलरी अच्छी हो तो फिर और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। एंड बाय गॉड ग्रेस मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे ऐसा कोई
प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही मुझे कुछ ऐसी ज़रूरत थी जॉब छोड़ने की, लेकिन जैसे कि मैंने अभी बोला कि एक दिमाग में कीड़ा चलता रहता है मैन्युफैक्चरिंग का, तो तब भी एक दिमाग में कीड़ा चलता था कि यार कुछ अपना करना है। तो उस हिसाब से मैंने ट्राई किया था 2020 में भी, या 2020 के पहले मैंने ट्राई किया था कि यार मुझे अपना करना है। उस समय मैंने बात भी कर ली थी अपने मैनेजमेंट से, तब 2017 में इनफैक्ट, और 2017 में शायद, तब बात भी कर ली थी उनसे, तो उन्होंने मना किया था, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे तो यार इंडिया जाना है। तो तब उन्होंने इतना तक मुझे कह दिया था कि ठीक है तुम्हें इंडिया जाना है, तुम इंडिया जाओ, वहां से काम करो मेरा, यू डोंट हैव टू कम टू ऑफिस, यू ओपन ऑफिस देयर बट यू वर्क फॉर मी एज एन एम्प्लॉय, जस्ट डू वट एवर यू आर डूइंग फ्रॉम हियर। ओके। तो उनको इतना ट्रस्ट था मेरे ऊपर, और मैं फिर इंडिया वापस आया। मैंने 5-6 महीने यहाँ पर रहा और उनके ही लिए ही काम करता रहा। हर 2 महीने में वापस जाता था चाइना, और 15 दिन के करीब वहाँ रह के फिर वापस आ जाता था इंडिया। तो काफ़ी अच्छा था, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी जॉब छोड़ने की, लेकिन वही एक माइंड में था कि यार you can do something, by your own. Why you need to be bound to your, job thing where you just need to go office and then come back like this. तो हाँ, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया कि जो 6 महीने मेरे इंडिया में निकले तो वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन फिर भी मुझे एक एटमॉस्फेयर थोड़ा सा टीज कर रहा था जहाँ मैं रहता था। तो उधर का एटमॉस्फेयर मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर मैं वापस चला गया था। दिल्ली में काफी ज्यादा पॉल्यूशन। बिल्कुल, मैं नोएडा में था, और एक बार तो वैसा हुआ कि दिवाली के बाद जो सिचुएशन थी नोएडा की, वो मैंने जैसे ही आंखें खोली वो बर्निंग हो रही थी मेरी आंखें। मतलब लिटरली आई वाज लाइक फीलिंग सो मच ऑफ इचिंग। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि कैसे लोग हैं, मतलब उनको इतना भी फिक्र नहीं है, ना तो उन्होंने अपने की फिक्र है, ना उन्होंने अपने बच्चों की फिक्र है, ना बूढ़ों की फिक्र है कि उनके ऊपर इस पोल्यूशन का क्या असर हो रहा होगा। वो उसके बाद भी पटाखे चलाते हैं, उसके बाद भी वो सब चीज़ें करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। और ये सब चीज़ें चाइना में कितने सालों पहले बंद हो चुकी थी और कितने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वहाँ के सिटीजन्स। लेकिन हमारे यहाँ पे आई डोंट नो क्या हम लोगों का माइंडसेट है, क्या एक ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है कि नहीं यार, दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो दिवाली कैसे कंप्लीट होगी, और उनको किस गॉड को हैप्पी बनाना है, ऐसा कुछ है नहीं जबकि। लेकिन बोलते हैं नहीं यार, अगर दिवाली पे पटाखा नहीं फोड़ा तो इट्स नॉट गुड, दे मस्ट नीड टू डू समथिंग। तो और वो सब चीजें हाँ, जैसे जो दीपावली का धार्मिक उससे देखते हैं तो पटाखे ये सब एकदम नया आइटम है, मतलब इसका इतिहास कोई नया, मतलब पुराना नहीं है कि आप कहते हैं कि बोई फोड़ेंगे तो आपकी दीपावली ही मनेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या कर सकते हैं, ये सब मतलब एक तो गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते हैं इस चीज को। तो हालांकि वो बात में अपन लोग अलग जा रहे हैं। जो कहने का मतलब है कि जो मुझे आंखों में लगा कि यार दिवाली के बाद, और उसके बाद नॉट ओनली दैट, जो 5-6 दिन उसका स्मॉग रहता है, फिर उसके बाद भी जो पोल्यूशन कंटिन्यूअस रहता है थ्रू आउट द ईयर। मतलब आप इसी सब को देख के, यस, एंड अगेन आफ्टर दैट सेफ्टी वाज अ बिग कंसर्न। आप कहीं पे जा रहे हो, कितनी सारी स्नैचिंग के केसेस हुए थे, और वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरा ऐसा लगता था, हॉर्न की आवाज़, कोई भी गाड़ी किसी भी मतलब किसी भी तरीके से चला रहा है, कोई पेडिस्ट्रियन का कोई रेस्पेक्ट नहीं, जो साथ में चल रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं, और क्लीननेस नहीं। तो ये सब चीज़ें ना बहुत बॉदर कर रही थी मेरे। तो हम लोगों को फिर लगा यार कि अब मेरी कंपनी भी वही है, मैं वही जॉब कर रहा हूँ यहाँ से, तो इससे अच्छा है कि मैं फिर वहीं से कर लूँ तो फिर मैं सोचा कि ओके लेट्स गेट बैक टू चाइना। तो फिर से चाइना चले गए। देन अगेन टिल 2017 आई थिंक, मिड ऑफ 2017 और अर्ली ऑफ 2018 आई गेट बैक टू चाइना। देन उसके बाद फिर मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ वहाँ पे स्टेइंग। तो अभी आप चाइना में हैं? जी, मैं अभी चाइना में ही हूँ। चलिए, अच्छा, चलिए, हम काफी समय हो गया है, हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। यस, आई एम श्योर अगर बात करते हैं तो आप बताइए, आप कुछ ऐसा अगर बताना चाहते हो कि लगता है हाँ
मतलब ऐसा कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को कि सी ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं भी उस ऑड से आया हूँ और आई एम हैप्पी टुडे। जो भी है मेरे पास जितना भी है आई एम हैप्पी विद दैट। और एक ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पे एक अच्छी स्कूलिंग नहीं थी। एक मेरे स्कूल में शायद अच्छे बेंच और चेयर्स तो थी नहीं जब मैं स्कूल में था। हम लोग नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। एक जो दरी होती है उस पे हम लोगों को बैठ के पढ़ाई करते थे। सिर्फ एक टीचर्स की टेबल और मेज हुआ करती थी, वो उनके लिए होती थी। बाकी स्टूडेंट सब जमीन पे बैठते थे। कभी कभार हम लोग पेड़ के नीचे भी बैठ के हम लोगों ने पढ़ाई की है, बिल्कुल। और इनफैक्ट जो मेरा गांव था उसमें तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो हम लोगों ने लालटेन जला के और जो केरोसिन से अपन लोग जो बनाते हैं दिए, तो बोतल में रख के, तो उससे और इन सब से मैंने पढ़ाई की है। जब नहीं होती थी इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी दूर से लाते थे। मे बी लाइक एक गांव में कुछ जगह थी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, और जो हम लोगों का एरिया था वहाँ पे इवन पोल भी नहीं थे इलेक्ट्रिसिटी के, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कहीं और से लेनी पड़ती थी। लेकिन तब लोड शेडिंग बहुत होती थी। पता पड़ा कि रात भर लाइट नहीं है, कभी भी लाइट गुल हो रही है। तो पापा मेरे बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। तो शायद यही वजह है कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ उनके एनकरेजमेंट से। और तो वो बोलते थे कि ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो पहले भी तो नहीं थी, तब भी तो लोग पढ़े हुए हैं, तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं वैसे। तो उस हिसाब से फिर कभी कभार हम लोग जब लाइट नहीं होती थी तो लालटेन जला के पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट हो सकती है कि आप कुछ कर ना पाएँ। अभी मैं देखता हूँ गांव के बच्चे बहुत ही यू कैन से एक गलत राह पे चले जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन चीज़ देखी है मैंने कि जो बच्चे होते हैं उनको मतलब दे वांट टू बिकम समथिंग बैड पीपल। उनको एक मज़ा आता है, स्पेशली गांव में। दे फील प्राउड, अगर वो किसी को डराते हैं, किसी को धमकाते हैं, तो उनको प्राउड फील होता है कि यार मुझ में पावर है। तो ये सब चीज़ें उनके माँ बाप को देखनी चाहिए कि कैसे भी करके बच्चों को शुरू से पढ़ाएं। घर में जब बच्चा छोटा होता है, अगर आप तभी से उसको एनकरेज करोगे पढ़ाने का, तो शायद वो वैसा नहीं बनेगा। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखें, जो दूसरे बच्चों से किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, कहाँ से बैड हैबिट्स आपको आ सकती हैं, तो उन सब से दूर रहना चाहिए। उनके पेरेंट्स को इतना करना चाहिए कि वो ऐसे सब तरीके से कहीं मिले ना। और आज की यंग जनरेशन को मैं बोलना चाहूँगा कि दे शुड स्पेंड सम टाइम फॉर देयर ओन हेल्थ। क्योंकि टाइम ऐसा हो गया है कि आप एक मोबाइल फ़ोन लेके बैठ जाओ तो उसमें आवर्स निकल जाते हैं। आपने मॉर्निंग में सपोज यू गेट अप एट 6 o'clock 6:30 एंड यू स्टार्ट वॉचिंग रील्स, तो उसमें शायद 7:38 कब हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। एंड देन द टाइम कम्स व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर टू गो टू ऑफिस और कॉलेज। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पीएम मोदी सर हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि भारत में एवरेज जो यूथ है वो 6 घंटे मोबाइल को दे रहा है। 6 घंटे तो मोबाइल 6 घंटे कितना ज्यादा होता है। अगर वो मान लीजिए 8 घंटे 6 घंटे अगर सो रहा है, करेक्ट, दिन का 33 से 40% तो उसका मोबाइल चलाने में जा रहा है। ये मतलब कितना खराब तो बात। वो कहाँ से अपनी हेल्थ पे ध्यान देगा। आप खाना खाए हो, उसके बाद फिर मोबाइल देखने बैठ गए, 2 घंटे निकल गए। आप उठे, मोबाइल देखने बैठ गए, 2 घंटे निकल गए। इनफैक्ट आजकल तो बच्चे टॉयलेट्स में भी और बड़े सब टॉयलेट में भी अपना मोबाइल लेके जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, घंटे घंटे बैठे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आई थिंक थोड़ा सा ठीक नहीं है। People should take care of their own time management, and nobody will tell you about that. You should learn that by yourself कि आपको अपनी हेल्थ पे कैसे ध्यान देना है। लॉन्जिविटी होनी चाहिए, एक एम होना चाहिए हर एक इंसान का। आपको लाइफ मिली है, यू ट्राई टू लिव हेल्दी एज मच एज यू कैन। तो वो तभी आएगा जब आप अपने को हेल्दी रखते हो, अपने आप को
डेली चाहते हो कि एक्सरसाइज करें हाफ एन आवर 1 आवर वेन एवर यू हैव टाइम मॉर्निंग और इवनिंग बट ट्राई टू अवॉइड टू मच ऑफ स्पेंडिंग टाइम ओवर फोन एंड ऑल तो एक हैबिट है जो कि यू शुड ट्राई टू इनकलकेट एंड some habits, bad habits like watching too much of reels and all, you should try to give up. नहीं, आपने बहुत तो मैं अच्छी- एक बोलना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स से जो काम कर रहे हैं, इवन हाउस वाइफ्स और द पेरेंट्स हु आर इन जॉब, अगर वो शायद रील देखना बंद कर देंगे तो शायद उनके बच्चे भी रील देखना बंद कर देंगे। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था जी। आपकी ऐसे हॉबीज वगैरह आप अपनी फॉलो कर पाते हैं क्या, और ऐसे हॉबी है क्या आपकी? मेरी हॉबीज हैं, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है ओके और मुझे गार्डनिंग पसंद है। ओके तो मैं कुकिंग रियली आई एंजॉय। जब भी मैं कुकिंग करता हूँ तो मुझे आई फील पॉजिटिव वाइब्स इन मी और बहुत मज़ा आता है। मैं लाइक आई डू एवरीथिंग। तो मॉर्निंग में कभी ब्रेकफास्ट बनाना या आफ्टरनून का कभी लंच प्रिपेयर करना मैं एंजॉय करता हूँ। एंड आई हैव अ स्मॉल गार्डन इन माय हाउस। वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रीज। आई लाइक टू गिव देम वाटर। आई फील लाइक आई एम फीडिंग अ बेबी whenever I give them water. तो अच्छा लगता है। I think everybody should have all those time to pursue their own habits. नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत गिनती के लोग होते हैं जो अपनी हॉबीज फॉलो कर पाते हैं, आप उसमें से एक हैं और इसे कंटिन्यू करिएगा। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। जी, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी निश्चय। थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ। जैसे मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, आपने मेरे को मौका दिया। मेरे को याद है कि मैं लास्ट में आपको कॉल किया था, आपने मौका दिया, बहुत कुछ शायद सीखने मिला, आगे भी मिलता रहेगा। और बहुत बहुत थैंक यू आपको। आपकी जो कंपनी है हैप्पी माइंड टेक्स्ट सोर्सिंग को लिमिटेड, या निश्चय मेरी कंपनी का नाम है हैप्पी माइंड्स टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड और यू कैन से हैप्पी माइंड्स सोर्सिंग कंपनी लिमिटेड। ओके। तो मुझे खुशी है कि आप इस कंपनी से जुड़े, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और मेरी यही कोशिश रहती है कि अगर मैं किसी की भी हेल्प कर सकूं किसी भी तरीके से तो वो मेरे लिए एक अच्छी बात होगी, मेरे लिए एक खुशी की बात होगी। तो आई एम वेरी हैप्पी। यू आर वेरी यंग एंड talented guy and I wish you all the best. So yeah, you try hard and be successful in your dreams. That's my wishes for you. So thank you so much, Nishchay. जो हमने पहली बात की है, हम प्रार्थना करते हैं कि अपनी आगे भी कई टॉपिक्स में बात होती रहेगी। बिल्कुल, मेरी भी ये फर्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग है जो आपने शुरू की और मैं चाहूँगा कि ये सिलसिला चलता रहे। एकदम एकदम। चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू निश्चय।